नमस्कार। मैं प्राध्यापक अविनाश पाटिल, न्यू कॉलेज कोल्हापुर, रोल नंबर 20। आज हम सूक्ष्म अध्ययन के जो तत्व है, जिसको माइक्रो टीचिंग भी कहा जाता है, उसको लेकर के बात कर रहे हैं। हालांकि शिक्षा जो है वह एक ऐसा माध्यम है जिसके दोनों तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से और अध्यापकों की तरफ से जो है वह विचार विनिमय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी बात ये कि परंपरागत शिक्षा प्रणाली एवं वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आमूलाग्र परिवर्तन भी हुआ है। ये परंपरा बहुत दीर्घकाल से चली आ रही है। जैसे गुरु के घर में रह करके विद्यार्जन किया जाता था और वहाँ पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम भी अलग प्रकार से था, जहाँ संस्कृत की शिक्षा, कई बार अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा, नैतिक आचरण की शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। वहाँ से निकल करके ये दौर जो है वह गुजरा है और आज इसमें जितने पिछले 300 सालों में परिवर्तन नहीं हुए, उतने परिवर्तन पिछले 10 सालों में यहाँ हो रहे और तेज़ी से ये परिवर्तित होता जा रहा है। फिर भी शिक्षा की जो माइक्रो टीचिंग के तत्व है या सूक्ष्म अध्ययन के जो तत्व है, उनका अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके पीछे जो है वह मानस शास्त्र काम करता है, साइकोलॉजी काम करती है। और इस हिसाब से यदि हम देखें तो किसी भी अध्यापक के लिए कक्षा में जा कर के पाठ्यक्रम पढ़ाने से पहले उसकी योजना बनानी होती है। जिस वर्ग में, जिस कक्षा में जा कर के वह पढ़ाना चाहता है, उन बच्चों की आयु, उन बच्चों का सामाजिक आर्थिक स्तर, उन बच्चों की ग्रास्पिंग कैपेसिटी, जिसको हम आकलन क्षमता कहते हैं, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। और जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम की कठिनता का स्तर और विद्यार्थियों की आकलन क्षमता का स्तर, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अध्यापन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जिसको पाठ परियोजना कहते हैं या पाठ योजना कहते हैं, उसके बगैर कोई भी अध्यापक कक्षा में जाकर के पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं कर सकता। इसीलिए किसी भी अध्यापक को माइक्रो टीचिंग का सबसे पहला तत्व ये है कि वह अपने पाठ का, जिस कक्षा में वो पढ़ाने के लिए जाने वाला है, उसका सूक्ष्म नियोजन करे, उसकी एक योजना बनाए और उसको किस तरह से प्रस्तुत करना है, या फिर कि फलक पर क्या लिखना है, बच्चों से कौन से प्रश्न पूछने हैं, पाठ्यक्रम से संबंधित पूर्व ज्ञान को किस प्रकार से जागृत करना है, उसकी योजना बनानी पड़ती है। सिर्फ योजना बनाने से काम बस समाप्त नहीं होता, उसके पीछे भी, उसके अलावा भी और सारे काम हैं। जैसे कि जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना है उसको पहले अध्यापक खुद बेहतरीन तरीके से समझे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अध्यापक ही अगर उसका आकलन नहीं करता तो वह अध्यापन का कार्य बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। और उसको ग्रास्पिंग करते समय या खुद समझते समय, इसका अभ्यास करते समय, उसको इस बात का भी एहसास रखना पड़ेगा कि वह कितनी गहराई से, कितनी प्रभावी तरीके से इसको पढ़ा सकता है, कौन सी विधियों का इस्तेमाल कर सकता है, कौन से मार्ग से उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, इसका भी उसको जो है वह प्रयास करना पड़ेगा। और वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अध्यापक अगर किसी यूनिट को, किसी पाठ को बेहतरीन तरीके से ग्रहण नहीं करेगा, अपनी आशंकाओं का स्वयं निराकरण नहीं करा लेगा, तो वह अध्यापन कार्य बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकता। उसके लिए वह किसी भी सप्लीमेंट्री मटेरियल का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे अगर कोई भाषा का अध्यापक है तो उससे जुड़ी हुई संबंधित पुस्तकें हैं, लेखक से संबंधित जो है उनकी जानकारी है, शब्दकोश है, संदर्भ ग्रंथ है, पारिभाषिक शब्दावली है, और उसको प्रतीकात्मक अर्थ में भी उसको समझना पड़ेगा। जो बिटवीन द लाइंस अर्थ है उसको भी समझना पड़ेगा, तब जा कर के वह उसको बेहतरीन तरीके से समझा सकता है। यह कोई मशीनी तरीके से होने वाला काम तो है नहीं कि बस जा कर के वहाँ बड़बड़ाए और काम खत्म हो गया। नहीं, आपको ये ध्यान में, अध्यापक को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वह एक सजीव, अलग अलग मानसिकता वाले, अलग अलग आकलन शक्ति वाले, अलग अलग सामाजिक शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों को वह पढ़ा रहा है, तो उसको उस स्तर पर जा कर के एक रूप होकर के उन बच्चों से जो है वह ध्यान में रख के पढ़ाना होगा।
इसलिए अध्यापक की बेसिक जो ज़रूरतें हैं या बहुत सी बेसिक आवश्यकताएं हैं, उनमें खास करके मानस शास्त्र का ज्ञान या साइकोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक आजकल बड़े लंबे समय से एक जो औपचारिक शिक्षा में एक फॉर्मेलिटीज़ आती रही है, जिसके कारण बहुत सारी अच्छी बातें जो कम्युनिकेशन होना चाहिए बच्चों में और अध्यापकों में, जो अनौपचारिकता बनी होनी चाहिए, जो अध्यापक जो है वह बच्चों को अपने लगने चाहिए और बच्चों के प्रति भी अध्यापक के मन में अपनेपन का भाव निर्माण होना चाहिए। उस स्तर पर जाकर के ही किसी भी पाठ को, किसी भी यूनिट को, किसी भी हिस्से को वह पढ़ा सकता है। सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद आती है प्रतिपुष्टि की बारी, जिसको हम फीडबैक कह सकते हैं। प्रतिपुष्टि माने जो भी पढ़ाया गया है अलग अलग प्रश्नों के द्वारा विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों से इस बारे में जो है वह प्रश्नों के माध्यम से आशंकाओं का निराकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अध्यापक भी अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से कहाँ तक पहुँचे हैं बच्चे, कितने हिस्से तक उस अंश को उन्होंने ग्रहण किया है, या इससे जुड़ा हुआ उनका अपना अनुभव निजी व्यक्तिगत कुछ और है क्या, इस बारे में भी अध्यापक को प्रतिपुष्टि के माध्यम से समय समय पर जो है वह पड़ताल करनी चाहिए। आजकल हम बहुत बार देखते हैं कि अध्यापक आते हैं 35 मिनट या 45 मिनट तक जा करके बड़बड़ाते हैं और फिर वहाँ से निकल करके दूसरी कक्षा में जाते हैं। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि बच्चों ने कितना समझा और बच्चों की कौन सी आशंकाएं भी हो सकती है, इस बारे में ज़्यादा गंभीरता से विचार नहीं किया जाता। कुछ अध्यापक हैं जो बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चों को देख करके ही समझ जाते हैं कि बच्चों की आंखों से उनको पता चलता है कि बच्चे उसके साथ मानसिक रूप से है भी या नहीं है, या पीछे छूट रहे हैं या कहीं भटक रहे हैं। तो ये प्रतिपुष्टि अत्यंत आवश्यक हिस्सा है। अगर कुछ हिस्सा छूट जाता है, सारे हिस्से को अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे, कोई नया है या उनका उससे जुड़ा हुआ अनुभव कुछ अलग है, तो फिर बात आती है पुनःशिक्षण की। पुनःशिक्षण माने रीटीचिंग जिसको कहते हैं। पुनःशिक्षण इसलिए क्योंकि अगर कोई आशंका बचती है, अब अगर कोई हिस्सा बच्चों की पहुंच से छूट गया है, अगर कोई बच्चा किसी पाठ के हिस्से को समझने में यदि असमर्थ रहा है, तो उसके द्वारा पुनःशिक्षण के द्वारा ही उसको बेहतरीन तरीके से और अधिक तरीके से उसको पुष्ट किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। ये जो है वह बहुत बड़ी बात है। और फिर आती है बारी की अवलोकन की। अवलोकन माने जिसको हम लोग इवैल्यूएशन कह सकते हैं, मूल्यमापन कह सकते हैं, और बच्चों ने कितना उसको ग्रहण किया है या विद्यार्थी कितने उस हिस्से तक पहुँचे हुए हैं, इसको जांच परखने के बाद अब इसके लिए परीक्षण की बारी आती है। परीक्षण की बारी आती है जिसके माध्यम से ये समझा जा सकता है कि बच्चों ने इसको कितना ग्रहण किया हुआ है, और ये परीक्षा के माध्यम से ही इसको परखा जा सकता है। क्योंकि हर बार हर बच्चे जो है उनसे व्यक्तिगत रूप से अध्यापक नहीं पहुंच सकता, और भी उसको गुणदान करना या फिर की श्रेणियों का दान करना, ये मूल्यमापन के अंतर्गत ही आता है। और इसके लिए भी अध्यापक को बच्चों के स्तर और पाठ से जुड़ी हुई जो प्रश्नावलियाँ है या फिर की अंतर्गत मूल्यमापन का जो हिस्सा है, उसको लेकर के भी अधिक गंभीरता से विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि पुनः शिक्षण की या फिर के प्रतिपुष्टि की आवश्यकता बहुत बार पड़ती है, क्योंकि बच्चे कुछ विस्मृत हो जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो अधिक प्रभावी अध्यापन के लिए बच्चों को सिर्फ रट्टा मार कर पढ़ाने के बजाय अगर उनको अलग अलग ICT की यूज़ के माध्यम से अगर पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा बहुत प्रभावी होता है। इसके अलावा मात्र 4 दीवारी में बच्चों को पढ़ाने से बेहतर ये है कि बाहर की दुनिया, जिसको प्रकृति कह सकते हैं, जैसे नैसर्गिक या प्राकृतिक स्थल है, पर्यटन स्थल है, कोई कार्यालय है, या कहीं किसी सामाजिक संस्था है, या उस पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ समाज का कोई भी हिस्सा है, अगर उससे बच्चों को जोड़ा जाता है तो उनकी धारणाएं बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ये है कि कही हुई बातें वो बहुत जल्दी विस्मृत कर जाता है, लेकिन जो देखी हुई बातें वो है वह
और बेहतरीन तरीके से स्मरण में रहती है, जिसका वह उपयोग कर सकता है, जिसको उपयोजन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ज्ञान बच्चों को दिया जा रहा है उसका उनको प्रयोग करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा अपने निजी व्यक्तिगत जीवन में और परीक्षा में भी। इसलिए इस प्रकार की जो माइक्रो टीचिंग की सिस्टम व्यवस्था है वह शिक्षा व्यवस्था की प्रथम सीढ़ी है, और वहीं से जो है उसकी दीवार खड़ी होती है या उसका महल खड़ा होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो शिक्षण कौशल के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आजकल हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का, अलग अलग प्रकार के आईसीटी का यूज़ करके बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बच्चों को अंक से ज़्यादा, बच्चों को श्रेणी के से ज़्यादा, सबसे आज की तारीख में यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जिस नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है वह बहुत ही मूल है, बहुत ही बेसिक है, क्योंकि वह भविष्य में किसी भी क्षेत्र में यदि जाता है तो उसका काम वहाँ ईमानदारी से होना चाहिए, उसका काम वहाँ सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, और उसके द्वारा अन्य जो कलीग है उनको उससे लाभ होना चाहिए। और एक बच्चा अपने आप में एक आदर्श के रूप में यदि बन जाता है तो स्कूल के बाद, स्कूल जीवन या महाविद्यालय जीवन के पश्चात वो समाज में देश के एक अच्छे नागरिक के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं। बेसिक धारणाएं जो है वो मेरी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और मेरा मानना ये भी है कि ये माइक्रो टीचिंग के तत्व के अलावा आजकल जिन बातों को, जिन नैतिक मूल्यों को नज़रअंदाज किया जा रहा है उसी के कारण बहुत सारी सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं या राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं या पर्यावरण की समस्याएं निर्माण हो रही है। इसीलिए बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको मशीन बनाने से ज़्यादा बेहतर ये है कि उनको एक संवेदनशील इंसान बनाया जाए, और उस कार्य में माइक्रो टीचिंग के इन तत्वों का भी सहारा लिया जा सकता है। धन्यवाद।